गुड मॉर्निंग बेटा। आज का आपका एक नया टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। मींस हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज यूजफुल फॉर अस। बायोटेक्नोलॉजी हमारे लिए कैसे यूजफुल है और इसकी कहाँ कहाँ हम इसका यूज़ में आती है बायोटेक्नोलॉजी हमारे डेली लाइफ में। डेली लाइफ में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे कर सकते हैं, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या एप्लीकेशंस हैं फॉर अस, हमारे लिए बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार से हेल्पफुल है, बायोटेक्नोलॉजी से हमें क्या बेनिफिट है, वो हम पढ़ेंगे। और लास्ट जो आपने प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस पढ़े थे उसमें आपने क्या पढ़ा था, उसमें आपने ये पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स तथा एनिमल्स का यूज करते हुए बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का इंडस्ट्रियल स्केल में हमने प्रोडक्शन किया था। मीन्स क्या था, इंडस्ट्रियल स्केल पर हमने बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, लाइक मेडिसिन, वैक्सीन, इंसुलिन, इनको हमने प्रिपेयर किया था एट इंडस्ट्रियल लेवल। एक बहुत औद्योगिक क्षेत्र पर हमने इनको प्रोडक्शन इनका किया था विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो क्या हुआ था कि बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स का यूज किया गया था, जेनेटिकली मॉडिफाइड फंजाइस का यूज किया गया था, प्लांट्स और एनिमल्स का यूज किया गया था फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, लाइक मेडिसिन, इंसुलिन, वैक्सीन, मेडिसिन एटसेट्रा, दीज आर बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इनको हमने किसकी हेल्प से बनाया था, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया था। और बायोटेक्नोलॉजी के जो रिसर्च एरियाज हैं वो क्रिटिकल 3 रिसर्च एरियाज हैं। बायोटेक्नोलॉजी के क्रिटिकल 3 रिसर्च एरियाज हैं। फर्स्ट क्या है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे माइक्रोब्स या प्योर एंजाइम के रूप में बीस्ट कैटालिस्ट का निर्माण करना। जो बीस्ट कैटालिस्ट का फॉर्मेशन होता है फॉर द इम्प्रूव्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स को इम्प्रूव करके हम क्या करते हैं, एक बीस्ट कैटालिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंड क्या है, बायोटेक्नोलॉजी वर्क एज अ कैटलिस्ट। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एक कैटलिस्ट की तरह भी काम करती है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को की रेट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, किसी भी रिएक्शंस की रेट को बढ़ाने या घटाने का काम करता है कैटलिस्ट। और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एज अ कैटलिस्ट भी वर्क करता है, कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। इंजीनियरिंग द्वारा ऑप्टिमम कंडीशंस का फॉर्मेशन करता है। जब एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है तब ये एक ऑप्टिमम कंडीशंस का फॉर्मेशन करता है। द थर्ड वन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज का प्रोटीन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने में उपयोग करना। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं किस चीज को करने में, ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने में। फर्स्ट रिसर्च एरिया क्या है इसका, फर्स्ट रिसर्च एरिया क्या है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव करके बीस्ट कैटालिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। फिर सेकेंड रिसर्च एरिया क्या है, सेकेंड रिसर्च एरिया बायोटेक्नोलॉजी का ये है कि बायोटेक्नोलॉजी को हम एज अ कैटालिस्ट भी यूज करते हैं फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ऑप्टिमम कंडीशंस को फॉर्म करने के लिए। एंड द थर्ड वन इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज। डाउनस्ट्रीम टेक्नोलॉजीज में क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्यूरिफाई किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्यूरिफाई किया जाता है। तो ये 3 रिसर्च एरियाज हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी के। अब जो बायोटेक्नोलॉजी है वो स्पेशली फूड प्रोडक्शन और हेल्थ के एरिया में, अगर हम फूड प्रोडक्शन और हेल्थ की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमंस के लिए फूड प्रोडक्शन और हेल्थ के रिगार्डिंग कैसे यूजफुल है। अब आपको देखना है कि जो बायोटेक्नोलॉजी का एरिया है उसके एप्लीकेशंस हैं वो कैसे फूड प्रोडक्शन में काम कर रही है और कैसे ह्यूमन हेल्थ के रिगार्डिंग काम कर रही है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक क्या है कि बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में ये बायोटेक्नोलॉजी कहाँ काम कर रही है या कैसे काम कर रही है। फार्मिंग में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल प्ले होता
किसी भी चीज़ की फूड प्रोडक्शन, अगर हमें क्रॉप को बढ़ाना है, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम 3 ऑप्शन के बारे में सोच सकते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। फर्स्ट क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। इन 3 क्राइटेरियाज के बारे में हम सोच सकते हैं। सेकेंड आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। थर्ड वन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो जब हम एग्रीकल्चर की फील्ड की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी के 3 एप्लीकेशन है। 3 तरह से हम उसके बारे में सोच सकते हैं। फर्स्ट क्या है, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, सेकेंड इज ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड थर्ड वन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन से फूड सप्लाई में 3 गुना वृद्धि में सफलता मिलने के पश्चात भी ह्यूमन की बढ़ती हुई पॉपुलेशन का पेट भर। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन था कि हमें प्लांट ज्यादा से ज्यादा हमें प्लांट को ग्रो कराना है, दैट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। उस प्लांटिंग एरिया में हम क्रॉप को भी इंक्लूड करते हैं, हम अपनी फार्मिंग को भी इंक्लूड करते हैं। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद भी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हर एक व्यक्ति का, हर एक पर्सन का पर हेड पेट भरना संभव नहीं हो पाया। तो क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज के कारण है, जबकि इस उत्पादन का मुख्य कारण बेटर मैनेजमेंट, पार्टिसिपेट और एग्री केमिकल्स का यूज करना है। जो एग्रोकेमिकल्स है, एग्रोकेमिकल्स का यूज क्यों किया गया था, एग्रोकेमिकल्स का यूज किया गया था बेटा किसी भी क्रॉप को बढ़ाने के लिए, किसी भी फसल को ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, किसी भी क्रॉप का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए एग्रोकेमिकल्स का यूज किया गया था। एंड एग्रोकेमिकल्स क्या थे, एग्रोकेमिकल्स थे हमारे पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर। एग्रोकेमिकल्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं और फर्टिलाइजर होते हैं। एग्रोकेमिकल किसको बोलते हैं, एग्रोकेमिकल्स में हमारे क्या आते हैं, पेस्टिसाइड्स आते हैं एंड फर्टिलाइजर्स आते हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है केमिकल्स की, अभी यहाँ पर कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स की बात हो रही है। तो एग्रोकेमिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। तो किसी भी क्रॉप की प्रोडक्शंस को बढ़ाने के लिए फार्मर्स ने क्या किया, एग्रोकेमिकल्स का यूज किया, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। बट दीज आर केमिकल्स, ये केमिकल है और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। तो इन केमिकल्स को रिमूव करके जब हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स को यूज किया, वो हमारे लिए भी बेनिफिशियल था और एनिमल किंगडम के लिए भी बेनिफिशियल था। तो वो जो ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज किए गए, लाइक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया, तो ये ऑर्गेनिक केमिकल्स और फर्टिलाइजर आए कहाँ से, ऑर्गेनिक केमिकल्स और फर्टिलाइजर बनाए गए थे थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी ने ही इसको बनाने में सपोर्ट किया था। अगर बायोटेक्नोलॉजी ने ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स ना बनाती तो आज भी इन्हीं केमिकल्स का यूज होता और ये केमिकल्स कहीं हद तक ह्यूमंस में कैंसर कॉज करते थे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं थे, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थे और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बॉडी को हार्म कर रहे थे। तो ये एग्रोकेमिकल्स यूज किए गए फॉर द पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए। ये पहले की बात है जब तक बायोटेक्नोलॉजी ने पार्टिसिपेशन नहीं दिया था, ऑर्गेनिक चीजें नहीं बनाई थी, एग्रोकेमिकल्स यूज किए गए। एग्रोकेमिकल्स से क्या हुआ, क्रॉप में फॉर्मेशन तो ज्यादा से ज्यादा होने लगा, लेकिन वो क्रॉप कैसी थी, वो क्रॉप प्योर नहीं थी।
उनमें कहीं ना कहीं केमिकल प्रोडक्ट्स थे जो ह्यूमन बॉडी को हार्म कर रहे थे। तो बेसिकली क्या था, पॉपुलेशन को देखते हुए जब क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाया गया तो उसमें एग्रोकेमिकल्स का यूज किया गया। एग्रोकेमिकल्स का यूज करने से क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो बढ़ी लेकिन वैरायटी इंप्रूव नहीं हुई। जो वो क्रॉप थी, क्रॉप की वैरायटी क्या थी, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वो डिक्रीज होती चली गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि डेवलपिंग वर्ल्ड के किसानों के लिए एग्रोकेमिकल्स काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते थे और ये एग्रोकेमिकल्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मिलते थे। और कॉन्वेंशनल ब्रीडिंग का उपयोग करते हुए एग्जिस्टिंग वैरायटी के साथ उत्पादन में वृद्धि संभव नहीं थी। और था क्या कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज थी सिर्फ वही मिल रही थी। बिकॉज द एग्रोकेमिकल्स आर एक्सपेंसिव, एग्रोकेमिकल्स एक्सपेंसिव थे, इस वजह से जो वैरायटीज थी वो बहुत ज़्यादा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो क्या हुआ, जो वैरायटीज मिल रही थी या जो ब्रीडिंग हो रही थी वो जो फर्स्ट जनरेशन में थी वही सेकेंड जनरेशन में भी ब्रीडिंग निकल रही थी। वही प्रोडक्ट थे जो हमें फर्स्ट जनरेशन में मिल रहे थे वही हमें सेकेंड जनरेशन में भी मिल रहे थे। मीन्स वैरायटी इंप्रूव नहीं हो रही थी। एक लाइन में कहें तो वैरायटी का कोई इंप्रूवमेंट नहीं था बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिव, जो एग्रोकेमिकल्स थे बहुत एक्सपेंसिव मिलते थे। इसकी वजह से क्या हुआ, वैरायटी में कोई इंप्रूवमेंट खास नहीं आया। फिर क्या कोई ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू फर्टिलाइजर और केमिकल्स का उपयोग मिनिमम किया जाए और उसके द्वारा एनवायरनमेंट में पड़ने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स को कम किया जाए? वही मैंने बताया कि एग्रोकेमिकल्स क्या है, एक ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स थे ये, तो ये और ये हार्मफुल भी थे। तो जब ये तरीका सोचा गया कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसके थ्रू इन एग्रोकेमिकल्स का यूज कम हो और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, तो ये तरीका निकाला बायोटेक्नोलॉजी ने, जैव प्रौद्योगिकी। बायोटेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, जैव प्रौद्योगिकी। तो ये तरीका निकला था बायोटेक्नोलॉजी से कि हमें एग्रोकेमिकल्स का यूज कम करेंगे, कम करने के बावजूद ये केमिकल्स ऑर्गेनिक होंगे, ये जैविक खाद होंगी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होंगे जिनको डालने के बावजूद भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा पॉपुलेशन में। तो फिर ये यूज हुए थे बायोटेक्नोलॉजी के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अब देखिए आगे क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का यूज ही इस समस्या का संभावित हल था। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स किसको कहा गया, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स उनको कहा गया जहां पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज हुए थे। दैट इज और आफ्टर द यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो क्रॉप हमें मिली दैट इज द जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप ही एक ये तरीका था जो फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में, मतलब क्वांटिटी भी उसकी बढ़ रही थी और क्वांटिटी भी उसकी बढ़ रही थी और क्या था, कोई हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं था उसमें क्रॉप में। ऐसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई तथा एनिमल्स जिनके जीन को मैनिपुलेशंस के थ्रू ऑल्टर किया गया वे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। जिन बैक्टीरिया, जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट किया गया था उनमें से वो बैक्टीरिया लिए गए, कुछ फंजाई लिए गए, कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स के जीन लिए गए। जब इन जीन्स को हमने मॉडिफाइड किया, मॉडिफाइड करके फिर हमने क्या बनाया था, मॉडिफाइड करके ही वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाए गए थे। तो जिन ऑर्गेनिजम्स को यूज किया गया था उन ऑर्गेनिजम्स को क्या नाम दिया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नाम दिया गया। जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स कौन है, जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम उन्हें कहते हैं जिनका यूज हम करते हैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को बनाने में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में जिनका यूज किया जाता है क्रॉप की प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए, जिन ऑर्गेनिजम्स का यूज करके उनके जीन्स को मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाई करने के बाद में वो फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाए गए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया क्रॉप में। तो जिन ऑर्गेनिजम्स को लिया गया दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, GMO इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स थे वो बहुत तरीके से बेनिफिशियल थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को आप GM क्रॉप्स भी कह सकते हैं। तो GM क्रॉप्स तो थी वो बहुत तरीके से हमारे लिए क्या थी, बेनिफिशियल थी। अब वो कैसे बेनिफिशियल थी, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के थ्रू एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस आप किसको कहेंगे, एबायोटिक स्ट्रेस लाइक कोल्ड, ड्रॉट, सॉल्ट एंड हीट, मीन्स सूखा पड़ना या बहुत ज़्यादा फॉग, मतलब जो ओस पड़ती है तो कभी कभी जो बहुत ज़्यादा
सर्दियों में जो कोहरा पड़ता है, ये कोहरा भी क्या होता है, कहते हैं ना कि पाला पड़ गया खेती में, तो वो पाला भी क्या होता है, वो जो फॉग होता है वो किसान वो उसको खेती को खराब कर देता है, क्रॉप को खराब कर देता है। तो जो एबायोटिक कंडीशंस थी लाइक कोल्ड, ड्रॉट, हीट एंड सॉल्ट, इसके लिए और अधिक टॉलरेंट क्रॉप्स का निर्माण, तो इसके लिए जो क्रॉप्स थी वो टॉलरेटिव थी, क्रॉप इनको अडेप्ट कर पा रही थी। आफ्टर जीएमओ के यूज के बाद क्या था, जो जीएम प्लांट्स थे वो टॉलरेशन, उनकी जो टॉलरेशन कैपेसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। फिर क्या हुआ, केमिकल पेस्टिसाइड्स पर डिपेंडेंसी कम हुई, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स जो एग्रोकेमिकल्स थे इनकी डिपेंडेंसी कम हो गई, क्योंकि वो जेनेटिकली ही मॉडिफाइड थे। जब जेनेटिकली मॉडिफाइड होंगे तो हमें ऊपर से कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो इनकी टॉलरेंस कैपेसिटी थी फॉर एबायोटिक फैक्टर्स के अगेंस्ट, जो टॉलरेंस कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हुई, और जो केमिकल्स डिपेंडेंसी थी वो डिक्रीज हो गई। पोस्ट हार्वेस्ट लूजर्स को कम करने में, जो पोस्ट हार्वेस्ट जो फसल पक जाती है, पकने के बाद वो कभी कभी खराब हो जाती है, तो पोस्ट हार्वेस्ट जो कॉजेस थे वो कम हो गए। इसके बाद प्लांट्स में मिनरल्स यूजर्स की जो क्षमता को, मिनरल्स को स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई थी, क्रॉप में जो मिनरल्स थे उनको स्टोर करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ गई, जो फूड की न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो बढ़ गई। भाई जब हम केमिकल्स का यूज़ कम करेंगे तो ऑब्वियसली जो क्रॉप होगी वो उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होगी, न्यूट्रिएंट्स बहुत रिच क्वांटिटी में होंगे, तो वो हर तरीके से हमारे लिए भी हेल्पफुल ही है, बेनिफिशियल ही है। केमिकल्स का यूज़ करना दैट मीन्स कि क्रॉप को क्या करना, कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड करना, कहीं ना कहीं अगर हम केमिकल यूज कर रहे हैं तो वो क्रॉप भी पॉल्यूटेड हो रही है, अगर उस क्रॉप हमारे अंदर जा रही है, हम इनटेक कर रहे हैं उसको, तो वो हमारे लिए भी हार्मफुल ही है। तो कुल मिला के क्या था कि जब जीएम क्रॉप्स लगाई गई जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थी, उनमें क्या था, उनमें केमिकल्स का यूजेस कम हुआ था, मिनरल्स की स्टोरेज ज़्यादा थी, मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में मिल रहे थे, और जो केमिकल्स की डिपेंडेंसी थी वो कम हो गई थी, टॉलरेंस कैपेसिटी बढ़ गई थी, लाइक अगेंस्ट टू एबायोटिक फैक्टर्स, जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ गई थी प्लांट्स की, क्रॉप्स की। तो ये था जीएम्स के क्या एडवांटेजेस, जीएम का एप्लीकेशन जो मेन एडवांटेजेस थे वो यही थे कि जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है वो हर तरीके से बेनिफिशियल थी। इन यूजेस के अलावा जीएम का प्रयोग टेलर मेड प्लांट को क्रिएट करने में होता है, जिनमें ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के रूप में इंडस्ट्रियल्स के स्टार्चेस, फ्लूइड और फार्मास्यूटिकल्स की सप्लाई की जाती है। जो जीएम क्रॉप्स है इनका यूज कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल्स को बनाने में भी किया जाता है। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अब ये पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट का निर्माण, जिसमें यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स की मात्रा कम हो जाती है। पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट आप उनको कहेंगे जैसे कि लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम मॉस्किटो रेपिलेंट लगाते हैं, तो मॉस्किटो रेपिलेंट क्यों लगाते हैं, ताकि मच्छर हमें काटे नहीं, काटने के पहले लगाते हैं ना, पोस्ट यूज होती है ना, प्री तो नहीं यूज होती है। तो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स का निर्माण, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट उन्हीं को कहते हैं, लाइक जैसे मॉस्किटो रेपिलेंट हमारी बॉडी में काम करता है वैसे पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स भी काम करते हैं किसी भी पेस्ट। और पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट मीन्स कि जब हम बीज लगाते हैं तो उस टाइम ही कुछ उसमें ऑर्गेनिक चेंजमेंट कर देते हैं उस सीड में, उस सीड के जेनेटिकली चेंजमेंट कर देते हैं, हार्मोनिक चेंजमेंट कर देते हैं, तो वो अपने आप में ही पेस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है, उसमें फिर कीड़े मकोड़े नहीं लगते। दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। और ये किसने किया था, किसकी हेल्प से हुआ था, ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। बीटी टॉक्सिन का निर्माण बैसिलस, इन शॉर्ट बीटी नामक एक बैक्टीरियम द्वारा किया जाता है। जो बीटी टॉक्सिन्स होते हैं, टॉक्सिन्स का यूज किया गया था, एक बीटी नाम का प्लांट था उससे किया गया था। और ये भी बायोटेक्नोलॉजी, ये भी जीएम क्रॉप ही है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ जीएम क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हम लगा रहे हैं। बीटी टॉक्सिन जीन्स बैक्टीरियल जीन्स की क्लोनिंग से बनाया जाता है तथा ये जीन पौधों में एक्सप्रेस होकर उन्हें इंसेक्टिसाइड उपयोग होने के बिना इंसेक्ट्स के प्रति रेजिस्टेंस देता है। लाइक जैसे मॉस्किटो रेपिलेंट काम करता है, बीटी टॉक्सिन्स भी वैसे ही काम करते हैं। बीटी टॉक्सिन्स अगर प्लांट में डाल दिए जाते हैं
ड्यूरिंग जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन के टाइम में उसमें पेस्ट रेजिस्टेंस की कैपेसिटी आ जाती है, पेस्ट रेजिस्टेंस वो हो जाते हैं, प्री पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट होते हैं वो, और उनमें कभी भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। अगर हम उनमें पेस्टिसाइड्स या फिर फर्टिलाइजर का यूज ना भी करें तो भी उनमें कीड़े मकोड़े कभी नहीं लगेंगे। बीटी टॉक्सिन्स की ये क्या होती है, खासियत होती है। एक्चुअली में बीटी टॉक्सिन्स प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन्स के फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही कोई इंसेक्ट इन पर इनएक्टिव टॉक्सिन्स को खाता है, इनमें इनके क्रिस्टल्स आंत के अल्कलाइन पीएच के कारण घुलकर क्या होते हैं, जो हमारी इंटेस्टाइन होती है, जो प्लांट किसी भी मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में क्या होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, तो पीएच के कारण घुलकर एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अगर कोई भी इनएक्टिव टॉक्सिन जाता है तो अल्कलाइन मीडियम की वजह से क्या होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में अपने आप में खुद ही इनएक्टिव फॉर्म में आ जाता है। एक्टिवेटेड टॉक्सिन मिड गट की एपिथेलियम सेल्स की सरफेस में से बाइंड होकर उसमें पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू सेल्स फूल कर फट जाती हैं, इसके फलस्वरूप इंसेक्ट्स की डेथ हो जाती है। ये थे आपके कुछ एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजीज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या था, कुल मिलाकर क्या यूज की गई थी, बीटी टॉक्सिन्स यूज किए गए थे। बीटी टॉक्सिन्स क्या होती है, ये पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं। इनमें क्या होता है, इनमें हमें पेस्टिसाइड्स डालने की जरूरत नहीं होती है, ये पेस्ट रेजिस्टेंस होती हैं और अगेंस्ट टू इंसेक्ट ये काम करती हैं। फिर इनमें जब जर्मिनेशन का टाइम होता है, इन जर्मिनेशन पीरियड ही हम क्या करते हैं, इन जर्मिनेशन पीरियड ही कुछ हम जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जीएम क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं। जीएम क्रॉप्स की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है और बहुत अच्छी वैरायटी बहुत अच्छी होती है, और वो हमारे लिए ह्यूमन्स के लिए और एनिमल काइंड्स के लिए क्या है, एक बेनिफिशियल क्रॉप है। उनमें और बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि उसमें केमिकल्स का यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि पहले ही हमने जीएम लगाई है, वहाँ पर केमिकल्स का यूज़ ना होने की वजह से उसमें रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। जो क्रॉप हमें मिल रही है वो रिच ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। ये थे बेटा आपके बायोटेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन, वो हम कल कवर करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही, थैंक यू।